तो चुनावों का महामुकाबला, इसका वक्त आ चुका है। कल हमने ओपिनियन पोल आपके सामने रख ली। पिछले 2 दिनों में हमारी क्या फाइंडिंग्स हैं ओपिनियन पोल की, हमारा सर्वे क्या कहता है, ये हमने सामने रखा। 3 बातों पर आज हम अपनी चर्चा केंद्रित करेंगे। बिहार पर हम चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश पर हम चर्चा करेंगे और पूरी राष्ट्रीय तस्वीर पर हम चर्चा करेंगे। याद दिलाने के लिए, दोहराने के लिए सबसे पहले चलते हैं देखने के लिए कि हमारी एनडीटीवी की ओपिनियन पोल के हिसाब से जो देश का सबसे बड़ा सर्वे है, पूरी देश की तस्वीर क्या बनती है। आप ये आंकड़े देख सकते हैं। एनडीए के लिए 229 सीटें, यूपीए के लिए सिर्फ 129 सीटें, 102 सीटों का उनको नुकसान है। बाकी ये क्या मोर्चे की शक्ल, ये तो नहीं कहा जा सकता। उनके लिए 185 सीटें। वोट प्रतिशत अगर आप देखें तो 30.1% है एनडीए के लिए, यूपीए के लिए 26.8% है और बाकी ये जो अन्य, ये अन्य का बहुत बड़ा कुनबा है, तो ये अन्य के लिए 43.1%। उसके बाद आप सीटों की तस्वीर देखिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए 195 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए इस 229 की एनडीए में, और यूपीए के लिए 106 सीटें। आते हैं बिहार की तरफ। बहुत दिलचस्प है, जब से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता टूटा है, बिहार को लेकर बहुत सारी अटकलें और बहुत सारी बातें कही जा रही है। जरा बिहार की तस्वीर पर नजर डालिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी और एलजेपी, स्वाभाविक इसमें बहुत बड़ा पार्टनर बीजेपी है। एलजेपी यानी कि पासवान साहब की पार्टी, इनको 23 सीटें मिलती सकती हैं, 11 सीटों का इनको फायदा है। कांग्रेस आरजेडी, इनको 11 सीटें मिल सकती हैं, 5 सीटों का इनको फायदा है। बहुत स्पष्ट है, ये जो बड़ा नुकसान है ये सारा नीतीश कुमार के खाते में। 5 सीटें और 15 सीटों का नुकसान नीतीश कुमार के लिए। तो बिहार की जो बड़ी कहानी है वो नीतीश कुमार से जुड़ी है कि नीतीश कुमार और बीजेपी का साथ टूटने से जो बड़ा नुकसान है उसका हिस्सा नीतीश कुमार के पास जाता है, और बड़े फायदे का जो हिस्सा है, जो फायदे की रिलेशनशिप भी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है रामविलास पासवान के साथ, वो बीजेपी के लिए जाता है। गेस्ट से आपको मिलवाते हैं, हमारे धर्मेंद्र प्रधान साहब मौजूद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी के। धर्मेंद्र प्रधान इंचार्ज भी है बिहार के लिए, इसलिए हम इनसे जरूर चर्चा करेंगे। सिद्धार्थ वरदराजन हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट। हमारे पोल पर लगातार सिद्धार्थ ने कमेंट किया है। एनके सिंह है सीनियर जर्नलिस्ट, जयंतो घोषाल है जो कि एडिटर हैं आनंद बाजार पत्रिका दिल्ली के। श्रवण गर्ग साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एडिटर इन चीफ है नई दुनिया के। कुमार केतकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और शरद प्रधान हमारे साथ मौजूद है जो कि आप सब जानते हैं यूपी पर नजर रखते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करूंगा बिहार से। नीतीश कुमार के रिश्ता टूटने का इनके इतना बड़ा फायदा बीजेपी को और उतना ही बड़ा नुकसान नीतीश को। देखिए, उस समय भी जब हुआ था तो हम लोगों ने लगातार कहा, और ये प्योर एनालिसिस थी कि बिहार में बीजेपी और नीतीश का जो संबंध था वो अंधे और लंगड़े की जोड़ी थी। बीजेपी के पास लीडरशिप नहीं थी, मैं बता रहा हूं। बीजेपी के पास लीडरशिप नहीं थी, नीतीश के पास कैडर नहीं था। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री था, एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। लेकिन उस प्रोसेस में यह हुआ कि नीतीश ने जब कंधे पे बैठे तो उनको लगा कि ये पूरा का पूरा जो स्ट्रेच है सपोर्ट का वो मेरा है, जबकि बीजेपी का कैडर था। जैसे ही नीतीश नीचे उतरे तब उनको समझ में आया कि अरे ये क्या हुआ, ये तो बीजेपी का कैडर था, हम गलती से अपना समझ रहे थे। ये टैक्टिकल एरर नीतीश ने उस समय किया था। हमने कहा था कि अंधे लंगड़े की जोड़ी है, इसको बहुत बड़ा डैमेज होगा, क्योंकि कैडर बेस आप जब रीजनल फोर्स बनाते हैं तो कैडर बेस नहीं होता। उसके बाद जो मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान जी बैठे हैं, ये ज्यादा तस्दीक करेंगे, जो मास्टर स्ट्रोक था बगैर किसी हो हल्ला के नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने धीरे से रामविलास पासवान को, जिनका सपोर्ट बेस कांग्रेस की नाक के नीचे से ले आए, धर्मेंद्र धीरे से निकाल के ले आए, और 6.5% वोट का एक चंक जो 100% ट्रांसफरेबल है वो इधर शिफ्ट हो गया। सिद्धार्थ वरदराजन, बिहार में इतना बड़ा डैमेज क्यों है नीतीश कुमार के लिए? हमको लगता है कि ये शुरू में जो नीतीश ने बीजेपी से जो एक रिश्ता तोड़ा, कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि आरजेडी
कांग्रेस या खासतौर पे आरजेडी जो है थोड़ा जोर पकड़ने वाला है, उनको लगा कि बीजेपी की वजह से हो सकता है कि खासतौर पे जब मोदी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो जो माइनॉरिटी वोट है वो कहीं ना कहीं जो है हमको इस बार नहीं मिलने वाली है। तो उसने एक तरह से कैलकुलेशन लगाया, साथ साथ ये भी शायद उनको दाद देना पड़ेगा कि भाई हालांकि ये जो एनके सिंह साहब ने अंधे लंगड़े का जो मिसाल लिया, एक तरह से एनालॉजी दिया है, हाँ। ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं था कि उनको नुकसान होने वाला है, लेकिन एक तरह से एक आइडियोलॉजिकल एक विचारधारात्मक एक स्टैंड उन्होंने लिया एक बदलते हुए सिचुएशन के अंदर, और उससे नुकसान तो शायद उनको मालूम था कि होने वाला है, लेकिन इस कदर नुकसान ये मुझे लगता है कि जिस तरह से बीजेपी ने अपने अलायंस पॉलिटिक्स को हैंडल किया है, बल्कि हमारे सर्वे के मुताबिक मुझे लगता है कि 23 भी शायद कम है, 23 से ज्यादा, 23 से ज्यादा। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप और एनके सिंह कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, मुझसे रामविलास पासवान साहब ने एक इंटरव्यू किया था, हमने बहुत उस इंटरव्यू को दिखाया अपने चैनल पर। उसमें उन्होंने मुझसे स्पष्टता कहा था कि उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी एनडीए के साथ जाना। या आपने क्या समझा दिया रामविलास पासवान को कि वो अपनी जीवन की सबसे बड़ी भूल आपके साथ सुधारने में लग गए? देखिए, ये उनके शब्द हैं, मतलब मैं अपनी तरफ से कोट नहीं कर रहा हूं, ये उस इंटरव्यू के उनके शब्द हैं। मैं रामविलास जी देश की बहुत बड़े नेता है। हाँ। उन्होंने कुछ विषय कहा था, आज भी उन्होंने कुछ विषय कहा है कि उन्होंने अपना पोजीशन स्पष्ट किया है। राजनीति में उन्होंने एनडीए क्यों छोड़ा था और एनडीए में आज क्यों आए। पिछले 10-15 साल में देश की राजनीति में बहुत अंतर आया। उन्होंने उस इंटरव्यू में स्पष्टता कहा था कि उन्होंने एनडीए छोड़ा 2002 की घटना के बाद। ये सब बातें उन्होंने उस इंटरव्यू में साफ साफ कही थी। जी, जब एनडीए में आए, मेंटेन किया। हाँ, जब एनडीए में आए, वो सारा विषय को उन्होंने खुद ही स्पष्ट किया है। हाँ। मैं क्यों इधर आ रहा हूं, अभी देश की राजनीतिक आवश्यकता क्या है। मुजफ्फरपुर की रैली में उन्होंने एलानिया तरीके से कहा, पत्रकार वार्ता में भी कहा, अपना पोजीशन उन्होंने स्पष्ट किया है। मूल बात जिस प्रकार की बिहार की राजनीतिक स्थिति और देश की राजनीतिक स्थिति बन चुकी है, उसमें राजनीतिक समीकरण की अदल बदल अवश्य था जो बिहार में हुआ। जो नई राजनीतिक ताकत उभर रही है बिहार में, वहां की आम लोगों की आकांक्षा कौन पूरा कर सकता है, कौन हक उनको दिला सकता है, इस प्रकार की जो एस्पिरेशन खड़ा हो रही है। और बिहार पहले से भी आप देखे होंगे, बिहार देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला, दिशा देने वाला राज्य है। बिहार अपना जिम्मेवारी निभाएगा और उस प्रकार की राजनीति अभी बिहार में दिखने को मिल रहा है। सरल शब्दों में मौका परस्ती। हाँ, पासवान की मौका परस्ती, और बीजेपी ने मौके का फायदा उठा लिया। ताकत है तो आप वहां पे मैं सिद्धार्थ और जनार्दन और मौका परस्ती, बिहार में मौका परस्त कौन था और मौका परस्त कौन होने वाला है, ये स्पष्ट हो चुका है और आने वाले दिनों में और स्पष्ट होगा। आपके सबसे मौका परस्त कौन था? बिहार की जनता, जिनको आप ही, मैं सर्वे के आंकड़ा में फंसना नहीं चाहता हूं। हाँ। नहीं, और मैं भी आपसे सवाल करता नहीं पूछूंगा कि एनके सिंह और सिद्धार्थ और जाजन कह रहे हैं कि आपके नंबर्स बेहतर हो सकते हैं। उसके बावजूद मैं उस विषय पे मैं कहना नहीं चाहूंगा, ये आपकी सर्वे है, ये आपकी आंकड़ा है, लेकिन जो जमीन में बिहार में घूम रहा है, जो मूल विषय पे चर्चा हो रही थी, कौन चूक, किससे चूक हो गई। बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सैक्रिफाइस के कारण हम लोगों ने एक गठबंधन बनाया था बिहार में जंगल राज को समाप्त करने के लिए, लालू प्रसाद जी की कुशासन को समाप्त करने के लिए। उसके साथ जिन्होंने धोखाधड़ी किया, देश की राजनीतिक परिस्थिति एक तथाकथित वैचारिक अवधारणा बनाया गया। मन में और कुछ बात था, प्रधानमंत्री की कुर्सी की मोह था, छुपी हुई राजनीतिक आकांक्षा थी, विद्वेष था, ये सारा चीजों, मौका परिस्थिति था, ये सारा चीजों को बिहार की जनता इस बार चुनाव में अस्वीकार करने वाला है, ठुकराने वाला है। एक जल्दी से इनके आपसे पूछना चाहूंगा कि बिहार की जनता इस नए समीकरण में पासवान को क्यों स्वीकार करे? क्या वो नहीं देखेगी कि तो मौका परस्त आदमी? नहीं, देखिए ऐसा 6.5% वोट की मौका परस्त इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स है। ठीक है, मौका परस्ती जैसे कि वहां पे पासी वोट और दुसाध वोट 0.7% है। ये जब आप देखेंगे तो करीब 4% जो ट्रांसफरेबिलिटी है वोट का, वो क्लियर हो रहा है। और एफपीटीपी सिस्टम में 4% अगर ट्राइपोलर कंटेस्ट है और 4% स्विंग हो जाए तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। हाँ, अगर यही रिवर्स हो जाता पूरी की पूरी सिचुएशन, बीजेपी तो बिहार के लोगों को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि पासवान साहब इतने साल से कह रहे थे कि वो एनडीए उन्होंने 2002 के बाद छोड़ा, अब वो कंफर्टेबल है, अब उनको कोई दिक्कत नहीं बीजेपी के साथ हैं, या जो कम्युनिटी है वहां पे उसका कॉन्शियसनेस लेवल इस लॉजिक से नहीं चलता है कि मैं एक कमेंट कुमार केतकर और श्रवण गर्ग साहब से भी लेना चाहूंगा।
कुमार केतकर, जो संदेश नरेंद्र मोदी देना चाहते थे बिहार में रिश्ता टूटने के बाद, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यह रिश्ता टूटने का एक बड़ा मूल कारण नरेंद्र मोदी खुद है। क्या वो नरेंद्र मोदी संदेश दे पा रहे हैं पासवान को साथ लेकर, और अच्छे बेहतर आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के लिए इस पोल में आ रहे हैं? मुझसे पूछ रहे हैं आप? ये अभी नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तो सही है और मानना पड़ेगा कि बिहार ये सबसे पहली राम मनोहर लोहिया की प्रयोगशाला थी, और नीतीश कुमार भी राम मनोहर लोहिया के स्कूल से आए हैं, लालू प्रसाद भी उन्हीं स्कूल से आए हैं, रामविलास पासवान भी उन्हीं स्कूल से आए हैं, और ये लोहिया की जो प्रयोगशाला थी उसने अभी नया प्रयोग शुरू किया है, और वो पहले नए प्रयोग में नीतीश कुमार और बीजेपी साथ में गए, और वो भी प्रयोग अभी टूटने के बाद और ये एक प्रयोग चल रहा है। अभी ये प्रयोग भी टूट सकता है, लेकिन ये 2 बरस में टूटेगा या 5 बरस में टूटेगा ये नहीं कह सकते। लेकिन हर एक लोहियावादी नेता लोहिया के विचारों के समर्थन करते बगैर वो अपने ईगो के रास्ते से गया, और इसी के लिए आप देख सकते हैं कि बीसी, ओबीसी और ये सब जातियों में जो एकजुट करने का मंत्र लोहिया साहब ने दिया था, वो मंत्र ही टूट के पड़ा है। और अभी नीतीश कुमार भी पड़े, आपको याद होगा 2009 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की चर्चा बहुत जोर से चल रही थी, और उनको कांग्रेस का समर्थन मिलेगा ऐसी भी चर्चा चल रही थी। तब से नीतीश कुमार को लग रहा था कि अभी भी वो एनडीए से बाहर पड़ेंगे तो उनका 2009 का व्यक्तिगत सपना या सामाजिक सपना पूरा होने की संभावना है। जब तक एनडीए साथ में थे तब नीतीश कुमार बीजेपी का बहुत बड़ा डार्लिंग था, कहते थे कि नीतीश कुमार ने बिहार कितना बदल दिया। अभी जब से एनडीए उन्होंने छोड़ दिया तब से वो कोई थोड़ी तरफ अडवाणी के डार्लिंग हो गए, लेकिन मोदी के डार्लिंग नहीं हो गए, और इसी के वजह जो बीजेपी में फूट पड़ गई, जो एनडीए में फूट पड़ गई, वही बिहार में फूट पड़ गई। ये सब इतिहास हम ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है श्रवण गर्ग जी, मोदी के लिए सही मैसेज जो वो नीतीश कुमार को देना चाहते थे। देखिए, दो चीजें मैं बोलना चाहता हूं। ये रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, लालू यादव, ये सब एक साथ काम करते थे 1974 में, और आरएसएस भी तब था और भारतीय जनता पार्टी भी तब थी। मतलब इन लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा 1977 का, और 1974 से 77 तक जयप्रकाश के नारायण के आंदोलन में ये लोग रहे। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ रामविलास पासवान काम कर सकते हैं कि नहीं, ये कोई बहुत नई चीज नहीं है। वो रामविलास पासवान हमेशा सत्ता की राजनीति में रहते हैं, पर 77 में जीतने के बाद हाजीपुर में वो सबसे ज्यादा मतों से जीते पूरे देश में और रिकॉर्ड बनाया। पर आज स्थिति यह है कि वो हाजीपुर में चुनाव जीतने की स्थिति में है कि नहीं, ये शायद एनके सिंह ज्यादा बता सकते हैं। जिन सीटों पर मोदी जी ने रामविलास पासवान से समझौता किया है, और जो कारण एनके सिंह बता रहे हैं, अगर वो कारण सही हैं कि जिन वोटों का ट्रांसफर हो सकता है 4% का, अगर वो हुआ होता तो पिछले चुनाव में रामविलास पासवान ने लालू और कांग्रेस के साथ मिलकर वो ट्रांसफर करवा दिया होता, पर वो ट्रांसफर हुआ नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि इस चुनाव में रामविलास पासवान को जोड़कर नरेंद्र मोदी ने अपने भी लोगों को नाराज किया है बिहार में, जो कि सामने आ रहा है, और पार्टी को भी नाराज किया है। और हो सकता है कि जिन सीटों पर पासवान के साथ समझौता किया है उनमें से बहुत सारी सीटें वो हार जाएं। ये इस बात की काफी संभावना है। बहुत दिलचस्प है। एनके सिंह, सिद्धार्थ वरदराजन का मानना है कि हम जो सीटें दिखा रहे हैं बिहार में 23 सीटें वो कम हैं, लेकिन श्रवण गर्ग साहब ये मानते हैं कि ये टूटने वाली सियासत है और ये ज्यादा नुकसान कर सकता है। आप सभी लोगों के, इसीलिए आप सबकी राय का बहुत सम्मान। वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का, हम वापस आएंगे और फिर चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पे। बड़ी कहानी जो बदलाव की है, सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 राज्यों से आने की उसको उम्मीद है। हमारा ओपिनियन पोल कहता है बिहार में बदली हुई स्थिति, हमारा ओपिनियन पोल कहता है बदली और बेहतर स्थिति उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए। उत्तर प्रदेश के पॉइंट पर हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।